नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 पर आते हैं। अब हमने क्या किया है, यहां पर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है और सभी वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज पॉजिटिव क्यू 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 रख दिया। और भाई यहां पर जो सी वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा गया है कैपिटल क्यू, उस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो देखना है। हम देख रहे हैं कि अब सी पर हमें जो चार्ज रखा है क्यू, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो भाई नियम के इसके अलावा कितने चार्ज है, तो इसके अलावा 2 चार्ज और है, इसका मतलब इस पर 2 फोर्सेस लगेंगे। एक इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, एक इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। हमें निकालना एफ ऑन चार्ज एट सी। तो भाई इसके कारण इस पर फोर्स लाइक चार्ज है, रिपेल होगा। ठीक है भैया, रिपेल कर देते हैं। ये और ये लाइक चार्ज है, रिपेल होगा, यानी इधर की तरफ धक्का देगा। ये इसका एरो इधर की तरफ, इसका एरो इधर की तरफ, दोनों की इधर है, यानी दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। और ये एंगल हम मैथमेटिक्स की हेल्प से जान सकते हैं, इसके इक्वल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। बहुत आसान बात हो गई। अब आगे समझते हैं। भाई इस पर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण और इस पर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण, उसके मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल ही आएंगे। अगर मैं इसको F1 कह दूं और इसको F2 कह दूं समझने के लिए, तो मैं देख रहा हूं F1 और F2 इक्वल ही आएंगे। रीजन, क्योंकि दोनों ही केस में चार्जेस के प्रोडक्ट और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल ही आएंगे। और हम देख रहे हैं वो आएंगे के। अब मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के लिख दे रहा हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। बिल्कुल अभी जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, दोनों चार्जेस इसके बीच में दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और एंगल 60 डिग्री है। तो भाई जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले लगाए थे, F = 2F1 cos θ/2, तो F आ जाएगा आपके पास, कहिए 2F1 का मतलब KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और cos θ/2, थीटा है 60, तो cos 60/2 cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो आंसर आ गया F = K की जगह वैल्यू लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 Q² अपॉन L स्क्वायर। चलिए, ये तो बहुत आसान सा केस था। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और मसाला ऐड करेंगे कि कुछ और समझ। हमारा मकसद है अपने नॉलेज को इंक्रीज करना, कुछ और समझते हैं। मतलब ये हुआ अब तक जो हम सीखे कि भाई इस पर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, और इतना भी क्लियर है कि भाई दोनों फोर्स जब इक्वल है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे पास होगा। ये बताया गया था, व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल, तो रिजल्टेंट उनको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, यानी ये। और बहुत कॉमन सेंस है कि मैथमेटिक्स से हम कह सकते हैं कि अगर इस फोर्स की डायरेक्शन को पीछे की तरफ हटाएं तो बच्चों ये मीडियन होगी, और ये सारी मीडियन को अगर हम मिला दें इस तरीके से, तो हम देख रहे हैं कि ये सेंट्रियोड कहलाता है। अब हम यहां पर कुछ और कहना चाह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इस पर फोर्स 0 लगे। जैसे अब थोड़ा समझना है, हम यहां कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद इसी में समथिंग कुछ और ऐड करके कुछ और जानना चाहते हैं। उनसे बोला जा रहा है कि भाई सी चार्ज पर, सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा था उस पर आपने इस फोर्स निकाला तो वो इतना आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स, अब हम चाह रहे हैं कि सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो अब 0 हो जाए, यानी इस पर 0 फोर्स लगे। सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर 0 फोर्स लगे।
और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि भाई जीरो फोर्स लगने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि इस जी पॉइंट पर जो सेंट्रोइड है एक चार्ज रख दिया क्यू डैश। कितना? क्यू डैश। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यू डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि भाई क्या वास्तव में क्यू डैश जो चार्ज यहाँ रखा जा रहा है, क्या उसके रखने से कुछ जस्टिफिकेशन मिलता है इस पर फोर्स जीरो होने के लिए। चेक करते हैं। देखो बच्चों, इधर समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी है ये और इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर हम इस पर फोर्स, इस बॉडी पर, पार्टिकल पर फोर्स जीरो करना चाहें तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और लगा दें। मतलब ये वो अगर किसी बॉडी पर टू इक्वल बट अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, दो मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों, तो उस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां देख रहे हैं कि भाई जो ये फोर्स और ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स इधर था, तो हम एक ऐसा कुछ करें कि इसी पर एक नया फोर्स और लगने लगे जिसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो, यानी इसी के इक्वल हो, लेकिन वो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट हो। तो इसीलिए हमने किया, जब इसको इस मीडियम, इस सेंट्रोइड से मिला दिया, तो इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो सकती है, प्रोवाइडेड यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए। मतलब क्यू डैश चार्ज नेगेटिव हो। जब क्यू डैश चार्ज नेगेटिव होगा तो हमसे देखो न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि चार्ज जी पर ही रखना है वो क्यू डैश। तो पूछा जा रहा है कि उस क्यू डैश की वैल्यू क्या हो और उसका नेचर, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव। देखो चार्ज न्यूमेरिकल में चार्ज यहां भी रखने को बोल सकता है, तो जब जैसा कहेगा वैसा सोचेंगे। तो हमें इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि भाई इस फोर्स को हमें जीरो बनाना है, और जीरो बनाने के लिए हम जी पर एक चार्ज रख रहे हैं क्यू डैश। तो क्यू डैश का वैल्यू पूछा, क्यू डैश प्लस होगा या माइनस होगा ये पूछा। तो इसीलिए हमने जी पर क्यू डैश चार्ज रख दिया, और फिर उसी हिसाब से हमने अपने थिंकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया। हमने देखा कि भाई अगर क्यू डैश की वैल्यू जो भी हो, लेकिन अगर मान लो नेगेटिव हो जाए, जो भी निकल के आएगी वो तो आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन नेगेटिव निकल के, मतलब चार्ज नेगेटिव हो, तो इस कैपिटल क्यू और इस नेगेटिव क्यू डैश के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और जब वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो ये क्यू डैश चार्ज इस क्यू को इधर की तरफ खींचेगा। यानी इसके नेगेटिव होने से हमें क्या मिलता है, वो ये कि इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू डैश के कारण। तो जब ये फोर्स क्यू डैश के कारण इधर की तरफ लग रहा है, वो इसके ठीक अपोजिट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं भाई फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो, किसी भी बॉडी पर फोर्स जीरो होने के लिए जरूरी है कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तब जीरो हो गई। इसीलिए पहली कंडीशन यही है कि चार्ज जो भी होगा वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये इस क्यू डैश के कारण इस पर जो फोर्स लगे वो इस डायरेक्शन में लगे, तभी तो ये वाले फोर्स की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी और फिर जीरो हो सकता है। तो इसीलिए भाई क्यू डैश नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जब क्यू डैश नेगेटिव होगा तभी तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हम समझे थे कि क्यू डैश और इस क्यू के बीच लगने वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वल, तो ये फोर्स हमारे पास ही है। तो इसके लिए हमें ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, कौन सा, GC। आप जानते हैं GC होता है इस मीडियन का 2/3, यानी GC होता है मीडियन का 2/3। और मीडियन होता है बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे ये मीडियन निकाले या ये मीडियन निकाले, ये मीडियन निकाले, सारे मीडियन की लेंथ इक्वली होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में।
तो वो आता है आपका, जैसे मान लो मैं इस मीडियन की बात करूं तो ये एंगल 60 का है, तो बच्चों ये मीडियन या ये मीडियन बराबर ही होगी। तो ये सामने आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने जो है ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ये मीडियन की लेंथ हो जाएगी L sin 60, L sin 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा L sin 60 और ये GC आ जाएगा 2/3 L √3/2, तो ये आएगा आपके पास L/√3। तो इस Q डैश और इस C पर जो चार्ज रखा है Q, उसके बीच में फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर, L/√3 का स्क्वायर, और ऑब्वियसली अभी आप डिस्कस किए ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 Q² अपॉन L², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अब बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, एक Q से एक Q कैंसिल, तो ये आएगा, देखो ये √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा 3Q डैश अपॉन L² इज इक्वल टू, इधर आया √3Q अपॉन L², ये L² कैंसिल, तो Q डैश आ जाएगा Q अपॉन √3, और वो भी आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आएगा वो हम पहले डिस्कस कर लिए थे, नेगेटिव में। तो अब मेरा पूरा न्यूमेरिकल कुछ ऐसा हुआ, पहले हमने यहां निकाला कि Q चार्ज रख दिए गए थे, C पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकाला, और वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3Q² अपॉन L²। फिर हमने न्यूमेरिकल को आगे एक्सटेंड कर दिया, हमसे बोला गया कि भाई G पर Q डैश चार्ज रखा जा रहा है, जिससे कि इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। तो उसके लिए हमने कंक्लूजन निकाला कि G पर जो चार्ज रखा जा रहा है Q डैश वो नेगेटिव में आना चाहिए, और उसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस का Q अपॉन √3। स्टूडेंट्स, ये कोई भी एक पार्टिकल है और इस पर 3 फोर्सेस आर एक्टिंग इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। वास्तव में हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। बच्चों ये फोर्स F, ये भी F और ये भी F, तीनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और तीनों के बीच का जो एंगल है ये और ये सब 120 और 120। कहने का मीन्स ये हुआ, वी आर हैविंग 3 forces and all the 3 forces are acting on a particle, and these 3 forces are of equal magnitude and they are making equal angle with each other, that is 120, 120, 120, and all the forces are lying in the same plane। मतलब ये वो तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब होता है बच्चों, फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे मैं समझाने के लिए अगर अपने हैंड को एक प्लेन मान लूं, तो तीनों फोर्स इसी प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि 2 फोर्स इस प्लेन में है और एक वर्टिकल प्लेन में, ऐसा नहीं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, 3 forces are of equal magnitude making 120 angle with each other, and all the 3 forces are coplanar, same plane में लाई कर। वास्तव में हमारा पर्पस है इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दें। मैं पहले इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा। मैंने इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया,
और आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है ही 120। तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट इन दोनों का 1 और 2 का एफ डैश मान लेता हूं, और वो आप जान ही रहे हैं क्या आएगा फॉर्मूला भाई, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और बाय द वे यहां तो हम बहुत पहले ही जो एक कॉन्सेप्ट समझ ही चुके थे कि जब दो फोर्सेस इक्वल हों और उनका मैग्नीट्यूड में मतलब इक्वल हो और एंगल थीटा हो, तो आपको थोड़ी देर पहले हम एक लेक्चर में समझाए थे कि रिजल्टेंट फोर्स दिया जाता है 2f cos थीटा बाई 2 से, मतलब ये हुआ f डैश इक्वल टू आ जाएगा 2f और cos थीटा, थीटा है आपको बच्चों यहाँ पर 120 डिग्री। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इसका और इसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाह रहा हूं, तो वो आ जाएगा 120 अपॉन 2 यानी 60। और बच्चों आप जानते हैं cos 60 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2 यानी 2f, और ये इंटू 1 अपॉन 2, तो आंसर आ गया f। इसका मीन्स यही हुआ कि इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट f के इक्वल आ गया। और बहुत कॉमन सेंस की बात है कि दोनों फोर्सेस जब इक्वल हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब बिल्कुल इस तरीके से जाएगा और 60-60 का एंगल बनाते हुए। कंक्लूजन ये निकला आप तक के डिस्कशन का कि दिस और दिस फोर्स का रिजल्टेंट एफ ही होगा, और इसके साथ और इसके साथ 60-60 का ही एंगल बनाएगा। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों, जब ये एंगल 60 और ये एंगल आपको 120 दिया ही गया है, तो भाई ये एंगल 180 का होगा। बोलो यस, ठीक, समझो। इसका मीन्स ये हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट यानी इसका और इसका रिजल्टेंट ये एफ, इसके साथ 180 का एंगल बनाना, और मैग्नीट्यूड में भी दोनों यानी ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। तो अब कंक्लूजन ये निकला कि दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे न्यूमेरिकल में यूज करके हम बहुत अच्छी तरीके से जल्दी आंसर पर पहुंच सकते हैं। इसका और इसका रिजल्टेंट एफ के ही इक्वल, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि एफ है इसके साथ 180 का एंगल बना रहा है, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम कुल मिला के ऐसा नहीं कि ऐसा कह सकते हैं कि भाई इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया वो 0 आया। तो अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, आगे आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए, कि अगर कोई तीन फोर्सेस है यानी तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, if there are 3 vectors and 3 vectors are coplanar, और तीनों ही वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और तीनों ही वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है 120, 120, 120 है, तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आता है। मतलब ये हुआ इस पार्टिकल पर जो हमने ये माना था इस पर 0 फोर्स लगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं रिजल्टेंट कितना हो गया 0। बच्चों जब हम कोई भी रिजल्ट याद रखते हैं तो हमें साथ में उसकी कंडीशन भी याद रखनी चाहिए कि ये रिजल्ट इन कंडीशंस में वैलिड था। तो ये यहां पर जो कंडीशंस हैं कि 3 फोर्सेस यानी 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, मतलब सेम प्लेन में लाई करते हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों के बीच का एंगल 120, 120, 120 है, तब इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 के इक्वल आता है। एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों, we are given a equilateral triangle of side L, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स पर हमने इक्वल चार्ज कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q रख दिया है, और ये सेंट्रोइड पर हमने स्मॉल q चार्ज रख दिया है। सेंट्रोइड को हमने G से दिखाया है। अब हमें ये देखना है कि भाई इस स्मॉल q चार्ज पर जो कि सेंट्रोइड पर रखा गया कितना फोर्स लग रहा हो, देखते हैं।
ध्यान से समझे। आप जानते हैं बच्चों कि ये डिस्टेंस, ये और ये सभी मीडियन का 2/3 होगा, यानी जी ए इक्वल टू जी बी और इक्वल टू जी सी, और ये आप जानते हैं ये आएगा मीडियन का 2/3, यानी ये 2/3, और मीडियन आप जान रहे हैं L sin 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 60 और ये L, तो ये मीडियन, जो मीडियन होगा L sin 60, L sin 60 का वैल्यू √3/2, तो ये आपको मिलेगा L/√3। आगे समझे भाई, मान लीजिए इसके कारण इस पर फोर्स जो लग रहा है वो F1 है, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा, यानी ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, यानी फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मतलब इसके कारण जो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर हो गई, वो मान लिया हमने F1। और बच्चों इसके कारण इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, वो हमने मान लिया F2, और इसके कारण इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, वो हमने मान लिया F3। क्योंकि सारे चार्ज लाइक चार्ज हैं, यानी ये जो पेयर बना है वो भी लाइक चार्ज का, ये जो पेयर बना वो भी लाइक चार्ज का, ये जो पेयर बना वो लाइक चार्ज का, तो ये रिपेल होगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आपको दिखाई गई है बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू में, उसको समझाने के पर्पज से इधर दिखा देता हूं, ये स्मॉल क्यू दिखा दिया, और ध्यान दें ये F3 फोर्स बच्चों इधर लग रहा है यानी ऐसे, और F1 फोर्स बच्चों इधर लग रहा है यानी ऐसे, और F2 फोर्स बच्चों इधर लग रहा है यानी ये। समझिए भाई, ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप जान रहे हैं 120 120 120 के होंगे, यानी ये एंगल भी 120 का, ये एंगल भी 120 का, और ये एंगल भी 120 का, तो हम कहेंगे भाई ये एंगल 120, ये भी 120 और ये भी 120। समझे? आगे थोड़ा इसके बारे में भी समझ लें। आप कहेंगे कि भाई 120 के कैसे हो गए, थोड़ा ये भी देख लें। देखो ध्यान से समझिए बच्चों, ये मीडियन है और इस साइड पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 का। वैसे ही ये मीडियन इस साइड पर परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 का। तो 90 और 90 180 प्लस 60 180 प्लस 60 कितने हो गए 240। और ये आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बनना है जिसके चारों एंगल का सम 360 होता है। तो 360 में से जब आप 240 माइनस करोगे तो ये 120 अपने आप आ जाएगा। 120 लिख दिया। वैसे ही बाकी के सारे एंगल आप डिसाइड कर लोगे 120 के एंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम F1 निकालेंगे तो F1 में पेयर ये है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और डिस्टेंस ये GA के इक्वल। वैसे ही जब हम F2 निकालेंगे तो पेयर ये है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिस्टेंस भाई GB के इक्वल और GA GB इक्वल है। वैसे ही जब हम F3 निकालेंगे तो पेयर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ये है डिस्टेंस GC के इक्वल। तो GA GB GC सब इक्वल है, वो L/√3 है। इसका मतलब यही तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कि भाई F1 F2 F3 तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मतलब ये हुआ F1 = F2 = F3 = मैं F मान लूं। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम कॉन्सेप्ट समझे वैसा हो गया। क्या तीनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और सभी के साथ एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं 120 का। इसका मतलब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। इसीलिए हम कुछ देर पहले जो कॉन्सेप्ट समझे थे वो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जिसमें हमने समझा था
if three forces are coplanar and are of equal magnitude and make equal angle with each other equal to 120, then their resultant will be 0. तो भाई भैया अब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ गया 0, यानी इस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट 0, F0। देखो यहां थोड़ा और आगे समझेंगे, बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों। क्या कि अगर ये F1, F2, F3 मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं हुए तो रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन ही है जो हम थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट से समझे थे कि तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए और तीनों एक दूसरे से 120 के एंगल बनाने चाहिए। तो देखो 120 के एंगल तो ये हर हाल में बना लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल, क्योंकि ये सेंटर पर रखा हुआ है। लेकिन अगर ये F1, F2, F3 इक्वल नहीं हुए तो ये रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। अब हम उस बात पर चलते हैं कि भाई क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें ये F1, F2, F3 इक्वल ना हो? हाँ हो सकती है। क्या? मान लीजिए आपके F1 इक्वल नहीं है और F2, F3 इक्वल है, तो हम क्या करें, ये तो ऐसे ही रखें, इसको चेंज कर दें। अगर मैंने कैपिटल Q की जगह 2Q कर दिया या कुछ और कर दिया, मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों चार्ज जो वर्टेक्स पर रखे हुए हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है और नेचर में इक्वल नहीं है, मतलब ये हुआ ये वर्टेक्स पर रखे गए तीनों चार्ज मैग्नीट्यूड में और नेचर में, यानी आइदर सब प्लस होने चाहिए तीनों या तीनों माइनस होने चाहिए। कहने का कंडीशन ये हुआ तीनों जो वर्टेक्स पर जो चार्ज रखे गए हैं सभी इक्वल होने चाहिए, तब ये F1, F2 और F3 इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में और रिजल्टेंट 0 आएगा। और इनमें से अगर कोई भी चार्ज अलग है, डिफरेंट है, तो मान लीजिए ये चार्ज डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला फोर्स F2 अलग हो जाएगा और रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। चलिए अब थोड़ा अलग तरीके से सोच लेते हैं कि अगर हम स्मॉल क्यू को चेंज कर दें, मान लें, और ये तीनों जो वर्टेक्स पर रखे गए हैं वो तीनों चार्ज सेम रखें और स्मॉल क्यू को चेंज कर दें, तब क्या कोई फर्क पड़ेगा? तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि स्मॉल क्यू जब आपने मान लीजिए स्मॉल 2Q कर दिया मान लो, तो पेयर, तो अभी ये वाला पेयर का प्रोडक्ट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इस पेयर का प्रोडक्ट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और इस प्रोडक्ट का पेयर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यानी अब अभी तो सारे जो पेयर्स है, प्रोडक्ट पेयर्स है, वो इक्वल ही आ रहे हैं, यानी F1, F2, F3 इक्वल ही आएंगे, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। इससे हमने अब दो कंक्लूजन निकाले। कंडीशंस की हम बात करते हैं कि ये तीनों चार्ज इक्वल होने चाहिए और ये चार्ज जो सेंट्रियोड पर रखा गया कुछ भी क्यों ना हो, चाहे ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और कितना भी वैल्यू का क्यों ना हो, अगर ऐसा है, क्या दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूं, तीनों चार्ज जो वर्टेक्स पर रखे हैं इक्वल हो और ये चार्ज कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उस समय इस पर लगने वाला फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वर्टेक्स पर रखे गए चार्ज अलग अलग है या उनमें से कोई एक भी अलग है और यहां चाहे कोई भी चार्ज रखा हो, तब उस पर लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से बार बार देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसके बेस पर हम कभी कभी बहुत टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल को भी जल्दी से, अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम जल्दी आंसर पर पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर से हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया ये, और हमने अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC के A और C वर्टेक्स पर QQ चार्ज और B वर्टेक्स पर 2Q चार्ज रख दिया। Once again I am repeating, we are having an equilateral triangle of side L at vertex A and vertex C Q charge and at vertex B 2Q charge। सेंट्रियोड पर हमने
वही स्मॉल चार्ज क्यू ले लिया, स्मॉल क्यू चार्ज ले लिया। अब हमें इस स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स निकालना है। देखो बच्चों, हम जो ठीक इससे पहले वाला एग्जाम्पल समझे थे उस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करेंगे। कैसे? उस कॉन्सेप्ट में हम जाने थे कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्ज होता है तो उन आइडेंटिकल चार्ज के कारण सेंट्रियोड पर कोई भी चार्ज क्यू ना रख दिया जाए, उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करने जा रहे हैं और कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, समझने के पर्पज से कि यही इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया और सभी वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्ज क्यू, क्यू और क्यू रख दिए। इस 2q चार्ज का एक क्यू चार्ज यहां रखा हुआ मान लिया और ऐसे ट्रीट किया कि दूसरा तो यहां 0 और यहां क्यू। समझे? क्यू क्यू क्यू, 2q का क्यू ये क्यू ये और ये क्यू ये, क्योंकि यहां पर केवल क्यू चार्ज है, यहां पर केवल क्यू चार्ज है, यहां पर 2q चार्ज है, तो इसलिए मैंने प्लस करके एक दूसरा ट्रायंगल दिखाया गया। ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल यही ट्रायंगल है, बस समझने के पर्पज से हम ऐसा दिखा रहे हैं। तो यहां पर 0 चार्ज, यहां पर मतलब इस वाले केस में यहां 0 चार्ज, वहां 0 चार्ज, यहां क्यू इसलिए आया क्योंकि यहां 2q था। इस 2q का एक क्यू इधर आ गया, एक क्यू इधर आ गया। तो इस ट्रायंगल यानी इस वाले यहां पर हम जो इससे ठीक पहले एग्जांपल में कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इससे ठीक पहले एग्जांपल में जो हम कॉन्सेप्ट समझे थे वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो स्मॉल क्यू चार्ज रखा जाएगा उस पर आप जानना है कि इसके कारण रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई इस स्मॉल क्यू चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो केवल इस कैपिटल क्यू, वन सिंगल कैपिटल क्यू चार्ज के कारण आएगा। या आप, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा, यहीं पर आप समझ सकते थे कि यहां पर जो 2q चार्ज है इसमें से केवल एक q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और इसमें से एक 1q चार्ज और ये q चार्ज और ये q चार्ज मिलके इस पर लगने वाला फोर्स रिजल्टेंट 0 बना लेंगे। यानी यहाँ q इस 2q में से एक q मिलके या 0 बना रहे तो इसका एक q बच गया। जो एक q चार्ज बच गया वो इस पर फोर्स लगा रहा है, वो मैंने इधर दिखा दिया। और आप जानते हैं बच्चों कि ये वाला जो लेंथ होती है ये L/√3 आता है। मान लीजिए इस कैपिटल Q के चारों इस पर लगने वाला फोर्स F1 है, तो ये F1 आप जानते हैं क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4πε0 की जगह मैंने K ले लिया, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। आंसर यहीं तक हो गया। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, अब मैंने इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दिया कि सपोज कीजिए कि भाई ये चार्ज भी 2q है। अब अगला न्यूमेरिकल है ये, लेकिन इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं कि अब हमने क्या मान लिया, यहां पर 2q, यहां पर 2q, यहां पर q। तो अब देखते हैं, ये तो फिर भी q और q ही बनाएंगे, यहां 0 रहेगा और अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, q। उसी कॉन्सेप्ट से जो अभी थोड़ी देर पहले समझे। इसका मीन्स ये हुआ कि अब इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा और वो इधर की तरफ लगेगा। मान लीजिए वो F2 है, ये L/√3। आप जानते हैं ये पेयर और ये पेयर सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होंगे, यानी F2 की वैल्यू भी यही आ गई, F1 के इक्वल ही। और समझिए भाई, ये एंगल आप जान ही रहे हैं 120 का होगा। इसका मीन्स ये हुआ हम बहुत आसानी से इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं
और वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है क्या, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1 cos थीटा बाई 2। F1 आपके सामने है, या ट्वाइस ऑफ F2 cos थीटा बाई 2। और वैसे ही बच्चों ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ही है कि जब दो इक्वल फोर्स 120 के एंगल पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उतने के ही इक्वल होता है। कुछ देर पहले ही हम बात किए थे, तो आंसर आ गया इसके एक तरीके से, यानी अब F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F1 के इक्वल ही आ जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ ये फॉर्मूला अप्लाई करके, 2F1 cos 120 अपॉन 2 F is equal to twice of F1 cos 120 cos अपॉन 2 is equal हो जाए cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आप जानिए, कहने का मतलब ये हुआ, हम जो कॉन्सेप्ट अब जो यहाँ पर फाइनली कंक्लूजन निकाले वो ये कि जब यहाँ पर 2q चार्ज होगा, यहाँ पर 2q चार्ज होगा, यहाँ पर q चार्ज होगा, तो उस समय इस स्मॉल q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड 3kq अपॉन L स्क्वायर, या ऐसे कह दे F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3q अपॉन L स्क्वायर। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, आपको देखना है क्या ये सही है या गलत है। If I place capital Q charge on buttocks A and 2q charge and 2q charge at buttock B and C, then the force is equal to 1/4 pi epsilon naught 3kq upon L square। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे मैं यहाँ पर q चार्ज रखूं, यहाँ पर 2q चार्ज रखूं, यहाँ पर q चार्ज रखूं, या यहाँ पर q चार्ज रखूं, यहाँ 2q चार्ज रखूं, यहाँ 2q चार्ज रखूं, दोनों ही केस में जो सेंट्रोइड पर स्मॉल q चार्ज रखा है उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल ही रहेगा। और वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3qq अपॉन L स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो कॉन्सेप्ट पहले समझे थे इससे पहले न्यूमेरिकल में, उसको हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया। आई होप कि ये न्यूमेरिकल और इससे पहले वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया। फिर से हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये ए बी और सी। अब बच्चों हमने क्या, यहां पर कैपिटल Q चार्ज, यहां पर कैपिटल Q चार्ज, लेकिन यहां मैंने अब माइनस Q चार्ज रख दिया। वास्तव में बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है, तो हमें इस पर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। सच्चाई तो यह है कि अब तक जितना भी हम केस समझे हैं, और अब आपको धीरे धीरे सब बातें समझ में आ रही होंगी कि यहां बस एक फोर्स का नाम अलग हो गया जिसे हमने कूलॉम फोर्स कह दिया, वरना बाकी की सारी बातें तो वही हैं जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं या फिर उधर 11वीं क्लासेस में जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। फोर्स तो वही है, फोर्स की प्रॉपर्टी भी वही जो हम वहां पढ़ते हैं, बस यहां पर कुछ और अलग पॉइंट्स ऐड हो गए हैं जो कूलॉम लॉ के बेस पर हमें यहां पर इंक्लूड करने हैं। तो कुल मिला के अगर ये कहूं कि कूलॉम लॉ के बेसिस पर अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको मैकेनिक्स अच्छी तरीके से आनी चाहिए और वेक्टर आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूमेरिकल आप कूलॉम लॉ का ना कर पाए, मतलब सारे न्यूमेरिकल्स आप कूलॉम लॉ के बेसिस पर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वेक्टर आना चाहिए, मैकेनिक्स आनी चाहिए। बाकी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कूलॉम फोर्स का रोल क्या है वो हम अब तक सब इंक्लूड कर चुके हैं। देखते हैं भाई आगे, हमें इस पर फोर्स निकालना, फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट B। हमें निकालना है फोर्स ऑन Q एट B।
ये और ये लाइक चार्ज, रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब हुआ अलोंग द जॉइनिंग लाइन, इधर की तरफ धक्का देगा। ये और ये अनलाइक चार्ज, अट्रैक्शन, यानी ये इसको अपनी तरफ खींचेगा अलोंग द जॉइनिंग लाइन, यानी ये। अब आप जान रहे हैं बच्चों, ये एंगल क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 का हो गया, तो ये कितना का हो गया 120 का। और नो डाउट अगर ये फोर्स F1 है और ये F2 है तो F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वली होंगे। रीजन इस पेयर के बीच का डिस्टेंस L और प्रोडक्ट Q स्क्वायर, चार्ज का प्रोडक्ट Q स्क्वायर। वैसे ही इन दोनों पेयर्स के बीच का डिस्टेंस L और चार्ज का प्रोडक्ट Q स्क्वायर, जो हम पहले आपको समझा चुके हैं कि आप पहली निगाह में ये समझ जाइएगा कि अगर किसी चार्ज पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको ये पहचान कर लेनी चाहिए जल्दी आंसर पर पहुंचने के कारण कि भाई क्या पेयर का प्रोडक्ट और बीच का डिस्टेंस, पेयर का प्रोडक्ट और पेयर के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो फोर्सेस इक्वली हो जाएंगी। ऐसा सोचने से हमें जल्दी आंसर पर पहुंचने में हेल्प मिलेगी। तो ये F1 आप देख रहे हैं भाई k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और F2 आ जाएगा भाई k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब तक तो हम कई सारे न्यूमेरिकल कर लिए इस कॉन्सेप्ट के बेस पर। दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंगल बीच का 120, यानी उनका रिजल्टेंट भी इतना ही आएगा। भाई थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल में भी यही लगाए थे, क्या रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 2F1 cos 120 अपॉन 2, यानी cos 60 cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो आप देख रहे हैं भाई F2 और F1 का रिजल्टेंट भी F1 या F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगा, और जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी इस तरफ जाएगा। रिजल्टेंट आ गया F, रिजल्टेंट वो भी आ गया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप कहें Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब मैं यहां पर कुछ और ऐड अप करना चाहूंगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट जो अभी आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, हम चाह रहे हैं कि भाई ये 0 हो जाए। तो सोचते हैं भाई, सोचते हैं, देखते हैं भाई 0 कैसे हो सकता है। मान लीजिए हम ऐसे कह दें कि अगर हम इस डायरेक्शन में, ठीक यहां पर इस डायरेक्शन में, यानी जो फोर्स रिजल्टेंट आया उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक चार्ज रख दें, मान लो Q डैश, एक एप्रोप्रिएट यानी एक डेफिनेट डिस्टेंस पर। वो डेफिनेट डिस्टेंस क्या है वो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें क्या दिया गया, क्या पूछा गया, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कुल मिला के मेरा यहाँ समझाने का केस ये है कि ये मैंने एक डी पॉइंट मान लिया, तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि भाई डी पॉइंट पर कोई भी चार्ज रखा जाए तो क्या वो इस फोर्स को 0 कर सकता है? बहुत आसानी से 0 कर सकता है। और हम यह बात करना चाहते हैं कि भाई ये Q डैश जो हमने चार्ज रखा है जो इस फोर्स को 0 कर सकता है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो आप देख लीजिए ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो इसके कारण Q डैश के कारण इस Q पर जो फोर्स लगे वो इधर की तरफ लगे, यानी ये इसको अट्रैक्ट करे। और जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ, पहले भी हम एक न्यूमेरिकल देखे थे कि Q डैश का वैल्यू नेगेटिव में होना चाहिए। अब मान लो Q डैश का वैल्यू नेगेटिव में होना चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस BD 2L के इक्वल दे दी जाए, तो आपसे पूछ लिया जाए कि Q डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो बहुत आसान है, आप इसके और इसके बीच का फोर्स आप निकाल सकते हैं, इसके इक्वल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स, इसके और इसके बीच का फोर्स आ गया K Q मल्टीप्लाइड बाई Q डैश अपॉन
2l का स्क्वायर यानी 4l स्क्वायर, l स्क्वायर कैंसिल, q से q कैंसिल, तो q डैश कितना आ गया, q मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी q डैश का वैल्यू 4q के इक्वल होना चाहिए और नेचर में अपोजिट होना चाहिए। मतलब आंसर हुआ कि q डैश का वैल्यू वास्तव में माइनस का 4q हो जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए बच्चों, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं जब भी किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 लगता है तो हम कहते हैं कि भाई उस मोमेंट पर वो पार्टिकल या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। कब? जब यहाँ एक चार्ज रख दिया जाए q डैश और कितने डिस्टेंस पर रखा गया, 12 डिस्टेंस पर, 12 आपको गिवन थी और q डैश का वैल्यू -4q के इक्वल हो तब। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वैल्यू शुड बी q डैश सो दैट चार्ज प्लेस्ड एट v इज इन इक्विलिब्रियम।